कविता आखिर बनती कैसे है? क्या ये कोई जादू है या कोई कला जिसके कुछ नियम होते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कविता के पीछे की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत जॉर्ज लुइस बोर्खेस के एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल से करते हैं। वो कहते हैं कि कविता कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो बस घात लगाए बैठा है और कभी भी किसी भी पल हमारी जिंदगी में बसंत की तरह खिल सकता है। सोचिए जरा, असल में तो हम सब कविता की दुनिया में ही पले बढ़े हैं, है ना? माँ या नानी दादी की वो लोरियां, बचपन के वो खेल वाले गीत, कविता से हमारी पहली मुलाकात तो वहीं हुई थी। लेकिन यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर कविता हमारी जिंदगी का इतना इतना नेचुरल हिस्सा है, तो फिर बड़े होते होते ही हमें इतनी मुश्किल, इतनी अनजानी क्यों लगने लगती है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर में हम कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि कविता की ये दुनिया अनजानी क्यों लगती है, फिर शब्दों से दोस्ती करेंगे, समझेंगे कि हमारी इंद्रियां कविता को कैसे पकड़ती हैं, इसके जरूरी तत्व क्या हैं, और आखिर में जानेंगे कि एक अच्छा पाठक बनने का राज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कविता की अनजानी दुनिया। यहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कविता का जन्म होता कहां से है, और इसका जवाब छिपा है हमारी संवेदनाओं में, हमारे महसूस करने की ताकत में। तो ये संवेदना आखिर है क्या? देखिए, ये वो एहसास है, वो गहरी फीलिंग जो हमें सिर्फ अपने आप से नहीं बल्कि पूरी कायनात से जोड़ देती है। जब हम किसी चीज को देखकर, सुनकर या महसूस करके उससे एक जुड़ाव महसूस करते हैं, बस वहीं से कविता की शुरुआत होती है। और इस बात को सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या खूब कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मतलब सोचिए, दुनिया का पहला कवि कोई दुखी इंसान रहा होगा, जिसके दिल का दर्द एक गीत बनकर निकला, और उसकी आंखों से जो आंसू बहे वही दुनिया की पहली कविता बन गए। कितना गहरा भाव है ना? तो ठीक है, भाव तो आ गया, लेकिन कवि उस भाव को, उस संवेदना को हम तक पहुंचाता कैसे है? यहीं पर आता है उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार, शब्द। मशहूर कवि W.H. ऑडेन ने एक बहुत ही कमाल की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, प्ले विद द वर्ड्स, मतलब शब्दों के साथ खेलो। कविता को समझने या लिखने का पहला कदम यही है, शब्दों से डरना नहीं, बल्कि उनके साथ एक खेल खेलना, एक रिश्ता बनाना। ये शब्दों से दोस्ती करना जानते हैं कैसा है? बिल्कुल वैसा ही जैसे खेल के मैदान में किसी अजनबी से दोस्ती हो जाती है। आप एक शब्द को पकड़ते हैं और उसके अंदर इंटरनेट की तरह, मतलब कि कितनी ही परतें खुलती चली जाती हैं। और बच्चे तो इसमें उस्ताद होते हैं। वो खेल खेल में ही अक्कड़ बक्कड़ जैसी तुकबंदी करते करते कविता की दुनिया में घुस जाते हैं। और ये खेल सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते। जरा यहां देखिए, ये हरिवंश राय बच्चन जी के हाथ से लिखा हुआ एक ड्राफ्ट है। इससे साफ पता चलता है कि बड़े बड़े कवि भी शब्दों से कैसे खेलते हैं, उन्हें उलटते पलटते हैं, तुकबंदी जमाते हैं, और तब जाकर एक खूबसूरत रचना तैयार होती है। अब ये बहुत मजेदार चीज है। सिर्फ सही शब्द चुनना ही काफी नहीं है, उन्हें सही जगह पर रखना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, ये धूमिल की मशहूर कविता मोचीराम की एक लाइन है। जब वो लिखते हैं, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो जोर पेशे पर है, यानी काम पर लगी चोट। लेकिन जरा इन्हीं शब्दों को आगे पीछे कर दें, पड़ती है पेशे पर चोट जब, अब सारा जोर सिर्फ चोट पर आ गया। देखा, सिर्फ शब्दों का क्रम बदलने से मतलब का जोर कैसे बदल जाता है। चलिए अब कविता के एक और जादुई पहलू की तरफ बढ़ते हैं। हमारी इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस कविता को कैसे पकड़ते हैं? असल में कवि शब्दों से हमारे दिमाग में तस्वीरें बना देते हैं। इसे ही बिंब या चित्र भाषा कहते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल वही बता रही है जो कविता हमारे साथ करती है। हम शब्द पढ़ते हैं और हमारे मन में तस्वीरें, रंग और एहसास जाग उठते हैं। इसी को बिंब कहते हैं, शब्दों का जादू। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए, सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं, बगुलों सी वृद्धाएं। बस ये दो शब्द और हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। एक तरफ सफेद बगुले जो शांत खड़े हैं, और दूसरी तरफ सफेद साड़ी पहने विधवाएं। दोनों की छवि एक हो जाती है। यही है शब्दों से चित्र बनाने की कला। तो मतलब साफ है, एक अच्छी कविता सिर्फ दिमाग से नहीं समझी जाती, उसे हमारी पांचों इंद्रियों से महसूस किया जाता है। हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यहां तक कि कभी-कभी उसका स्वाद और स्पर्श भी महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कविता के संगीत की।
कविता का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है छंद, या कह लें उसकी अपनी एक लय। ये वो धुन है जो कविता को एक बहाव देती है और उसे यादगार बना देती है। और हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि लय के लिए तुकबंदी जरूरी ही हो। आज की ज्यादातर कविताएं मुक्त छंद में होते हैं, जहां कोई तय मीटर नहीं होता, लेकिन उनमें भी अर्थ की लय होती है। मतलब विचारों और भावनाओं का एक ऐसा उतार चढ़ाव, एक ऐसा बहाव जो अपने आप में एक संगीत पैदा करता है। जरा कवि मुक्तिबोध की इस हैंडराइटिंग को देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है कि कविता लिखना सिर्फ शब्द लिखना नहीं है, ये तो भावनाओं और लय को एक साथ गढ़ने की एक बहुत ही कच्ची, एक बहुत ही जिंदा प्रक्रिया है। तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये सब समझने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या कविता सिखाई जा सकती है? और इसका असली मकसद है क्या? हाँ, जरा सोचिए, क्या पेंटिंग या म्यूजिक की तरह कविता भी एक ऐसी कला है जिसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जा सकती है? इस पर ना अलग अलग राय हैं। देखिए, यहाँ दो तरह की सोच है। एक तरफ लोग कहते हैं कि कविता सिखाने का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, ये तो दिल से, अंदर से आती है। वहीं दूसरी तरफ तर्क ये है कि भाई अगर पेंटिंग, संगीत, डांस जैसी कलाएं सिखाई जा सकती हैं तो फिर कविता क्यों नहीं? और इसका जवाब हमें एक बहुत ही गहरी बात तक ले जाता है। शायद कविता के इन सारे नियमों और तत्वों को समझने का असली मकसद हर किसी को कवि बनाना है ही नहीं। असली मकसद है एक अच्छा, एक संवेदनशील, एक भावुक पाठक तैयार करना। एक ऐसा इंसान जो कविता की गहराइयों में उतर सके और उसके असली आनंद को महसूस कर सके। तो इस पूरी पड़ताल के बाद एक सवाल उठता है, कविता की जानी पहचानी दुनिया से शुरू हुआ हमारा सफर अब एक नई समझ पर खत्म हो रहा है। इस नए नजरिए के साथ कविता अब क्या मायने रखती है? इस पर जरूर सोचिएगा।